नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NTA UGC नेट JRF योगा पेपर 2 में। आज हम पढ़ेंगे पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 9 जो अप्लाइड योगा है, उसमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस अर्थात मानव चेतना के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मानव चेतना कई जगह BA BSc MA MSc योग के सिलेबस में भी है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि मानव चेतना का अर्थ और परिभाषा। मानव चेतना का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। मानव चेतना का अर्थ जानने के लिए हम इसका एक तरीके से इंग्लिश वर्ड जानने की कोशिश करते हैं कि जो चेतना एक गूढ़ एवं व्यापक विषय है जिसका अंग्रेजी में पर्याय होता है कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना। कॉन्शियसनेस शब्द जो है वो लैटिन के दो मूल शब्दों से बना है। पहला है कॉन और दूसरा शायर, इन दोनों के मिलने से बना है कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं, यानी कि जिसके कारण या जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ को जानते हैं या फिर अवेयर होते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में इसका अर्थ होता है बोध अथवा अभिज्ञा, यानी कि अवेयरनेस, सजगता जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई मीनिंग के मतलब कि इसका अर्थ क्या है। परिभाषाओं के बारे में तो सबसे पहले जो परिभाषाएं हैं उसमें अमेरिकी वैदिक मनीषी डॉक्टर डेविड फ्राउले के शब्दों में यदि कहें तो चेतना यह सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज़ है, सबसे वंडरफुल चीज़ है, वो अद्भुत चीज़ है जिसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो चेतना अनंत है, उसकी गहराई और व्यापकता का कोई सीमा नहीं है। सामान्य रूप में चेतना का अभिप्राय चैतन्यता, सजीवता आदि से होता है। सृष्टि के प्रत्येक घटक के कण-कण में जो स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन, परिवर्तन, गतिशीलता आदि जो दृष्टिगोचर हो रही है, इसके मूल में सक्रिय चेतन शक्ति ही है। अर्थात जो कुछ भी यहाँ सजीवता, जीवन से युक्त दिखाई देता है वह क्या है, वह चेतना ही है। ऐसे ही विदुषी एनी बेसेंट ने चेतना को परिभाषित करते हुए कहती है कि चेतना जो है वह जीवन का पर्याय के रूप में है। चेतना है तभी जीवन है, अर्थात जीवन और चेतना एक दूसरे का पर्याय के भांति है। उनके अनुसार चेतना और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू हैं, यानी कि एक ही जो फैक्ट है, जो वास्तव में जो परम सत्य है, उसके ही दो पहलू हैं। एक चेतना कहिए या फिर जीवन कहिए। चेतना है तो जीवन है और जीवन है तो चेतना है। बिना चेतना के जीवन संभव नहीं है और बिना जीवन के चेतना संभव नहीं है। अतः जीवन की सक्रियता और चैतन्यता के मूल में विद्यमान शक्ति ही चेतना है। जीवन की जो सक्रियता है, जो जीवन की अस्तित्व है, उसके मूल में कौन सा कारण है, चेतना तत्व ही विद्यमान है। इसकी अभिव्यक्ति सृष्टि में दृश्यमान जीवन के विविध स्तरों में होती रहती है। आप जीवन के हर स्तर पे देख सकते हैं कि चैतन्यता, सजीवता, जिसकी वजह से ही जीवन गतिशील रहता है। और इसी प्रकार से आगे इस युग के प्रख्यात विज्ञानविद रोजर पेनरोज के अनुसार मैं चेतना को बोध अर्थात अवेयरनेस के समानार्थी मानता हूँ, यानी कि बोध के ही समान अर्थ वाला चेतना को मानता हूँ। यद्यपि मन और आत्मा भी इसके अर्थ को व्यक्त करते हैं, किंतु ये अभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। कुछ इसे सचेतना के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इसके अनुसार चेतना उस मानसिक सक्रियता के पीछे निहित तत्व है, अर्थात जो भी हमारे ब्रेन में मानसिक एक्टिविटी या सक्रियता चलती है तो वो उसके बैकग्राउंड में, मतलब उसके बेस में जो कारण होता है वो कौन होता है, वो चेतना होता है, जिसके तीन मुख्य अंग होते हैं। चिंतन अर्थात सोचना, थिंकिंग करना, भावना, फीलिंग्स जो कुछ हम अनुभव करते हैं, और संकल्प यानी कि हमारी इच्छा शक्ति जो हम चाहते हैं। चिंतन जो माइंड में प्रोसेस चलता है, उसके साथ इमोशन जो हमारी भावनाएं होती है, और विलिंग जो कुछ हम पाना चाहते हैं, ये सब चेतना के ही, यानी कि वो मानसिक सक्रियता के पीछे में जो मूल तत्व है उसके ही तीन अंग इसके मुख्य रूप से बताया है। किंतु यह स्वयं ना तो चिंतन है और ना ही भावना और ना मात्र इच्छा। यदि हम ये कहें कि चेतना क्या है, क्या चिंतन करना चेतना है या फिर भावना चेतना है या फिर संकल्प करना चेतना है, तो ये केवल और केवल चिंतन या फिर भावना या संकल्प नहीं है, बल्कि इन तीनों के
मूल में समान चैतन्यता का तत्व ही विद्यमान होता है जो चेतना होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें जिस पर काम करता है, जिसकी वजह से सक्रिय रहता है, वो क्या है? चेतना है। ठीक है। अब आगे प्रख्यात विद्वान और जेम हैरिटे के अनुसार चेतना अपरिभाषित है। यह सभी अंतिम परम सत्यों एवं तथ्यों की भली भांति के तथ्यों की भांति, जो मतलब अल्टीमेट ट्रूथ जो होता है, एब्सोल्यूट जो सत्य होता है, अंतिम सत्य जिसे कहते हैं, उसके ही भांति इसे उस सिद्धांत के रूप में स्वीकारना होगा जिसे अन्य सभी सिद्धांतों की व्याख्या की जा सकती है। मतलब जैसे एक सिद्धांत के आधार पर हम दूसरे सिद्धांत को समझते हैं, तो यह वह अंतिम सिद्धांत है जिसके बेस पे ही हम अन्य चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको किसी अन्य चीज़ों के आधार पे समझ पाना कठिन है। तो इसलिए कहते हैं अन्य सभी तथ्यों की व्याख्या इसके आधार पे की जा सकती है, किंतु यह स्वयं अव्याख्यायित रह जाती है। मतलब चेतना को व्याख्यात कर पाना संभव नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से अन्य चीज़ों को समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक मशीन मात्र उसके पुर्जों का योग नहीं होता, अपितु इससे कुछ अधिक होता है, उसी प्रकार इसकी विविध स्थितियाँ या स्तरों के योग के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना केवल विभिन्न स्थितियों या स्तरों का योग नहीं है, बल्कि उससे भी व्यापक है। चेतना के विषय में सबसे सरल दृष्टिकोण यह है कि वह व्यापक पृष्ठभूमि है। मतलब वो सीमित नहीं है, वो व्यापक पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर जीवन के विविध तत्कालिक अनुभव आकार लेते हैं। मानवीय सभ्यता के इतिहास में विज्ञान, कविताएं, इतिहास, साहित्य, दर्शन, धर्म आदि सब चेतना की गतिविधियों के परिणाम हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमारी आर्ट है या नॉलेज है या जो कुछ भी हमारी स्किल है, वो सब किसके बेस पे होता है? चेतना के ही आधार पे होता है। चेतना को तकनीकी उपयोगिता के आधार पे दो रूपों में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला है, जब तक एक व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं चलती रहती तो उसे हम सचेतन मानते हैं, कॉन्शियस मानते हैं उसको। ठीक है। और जब ये विचार, भावनाएं, इच्छाएं आदि विलुप्त हो जाती है, मतलब वो प्रकट नहीं रहती, वो चलायमान नहीं रहता है, तब हम उसे अचेतन कहते हैं, अर्थात अनकॉन्शियस कहा जाता है। इसी संदर्भ में चेतना का अर्थ अनुभव और बीच से है। ठीक है। दूसरा, चेतना व्यक्ति की अपनी मानसिक क्रियाओं के प्रति सजगता का भी प्रतिनिधित्व करती है। अंतर्निरीक्षण द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं एवं अनुभवों को बहुत कुछ जान सकता है। जब वो अपने खुद का अंतर्निरीक्षण करता है तो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं एवं अनुभवों को भी बहुत कुछ जान सकता है। मनोविज्ञान में चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस को शब्द का अर्थ उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह संवेदन यानी कि सेंसेशन, जैसे कोई चीज़ को हमने टच किया तो उसके संवेदन की अनुभूति होती है, और इंद्रिय बोध, परसेप्शन, जैसे देखना, करना, सुनना या फिर ये सारी चीज़ें जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। पहला संवेदन जिसमें सेंसेशन और इंद्रिय बोध होता है। उत्प्रेरण, और दूसरा उत्प्रेरक के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जो कुछ भी हमने देखा उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो उसके प्रति हम रिप्लाई करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और भाव एवं संवेग ये तीसरा है। भाव संवेग उसमें कुछ न कुछ उससे युक्त रहता है, विचार, कल्पना आदि कर सकता है, और उपयुक्त के बारे में बोध करता है। उपयुक्त के बारे में वो क्या करता है? बोध अर्थात अनुभव। पहले वो सेंसेशन, मतलब कोई चीज़ को टच करना या उसके प्रति आंखों से जैसे देखा तो एक अनुभूति जो एक तरीके से होती है, इंद्रिय बोध जिसको परसेप्शन। फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, और उसके साथ में भाव या संवेग जुड़ा होता है। और चौथा आता है विचार, कल्पना आदि कर सकता है, और उसके बारे में फाइनली जो पांचवा है उसमें बोध करता है। इस तरह से चेतना का सर्वमान्य अर्थ जो हुआ सचेतनता या फिर बोध है। यही पश्चिमी चिंतन में मान्य चेतना की परिभाषा है। यह संवेदन, भाव, संकल्पना या विचार द्वारा व्यक्त अस्तित्व की स्थिति होती है। ठीक है। चेतना का क्षेत्र, अब नेक्स्ट टॉपिक है चेतना का क्षेत्र। इसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय चिंतन में चेतना का मूल स्रोत स्वयं परमात्मा है। जो चेतना का मूल स्रोत कौन है? वह ईश्वर ही है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ठीक है। तो चेतना का मूल स्रोत परमात्मा है, जिससे सत, चित, आनंद रूप में परिभाषित किया गया है। सत, चित और आनंद। सत्य मतलब जिसकी सत्ता एकमात्र वही है सत्य, बाकी जैसे कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो सत्य है, उसी की सत्ता है। चित्त मतलब वो चैतन्य स्वरूप है,
और आनंद वह आनंद स्वरूप है, इस रूप में परिभाषित किया गया है। इसका चित्त स्वरूप चेतना का द्योतक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो चित्त स्वरूप है वो चेतना का द्योतक है। सत्य स्वरूप उसकी सत्यता यानी कि वही केवल हमेशा रहने वाला है, परम सत्य है। और आनंद मतलब उसके आनंदमय स्वरूप के द्योतक है। ठीक है, यही उसकी रचना, सृष्टि एवं उसके विविध घटकों, जीवधारियों, प्राणियों में प्रतिबिंबित होता रहता है। मतलब वही परमात्मा सभी जीवधारियों में, सभी प्राणियों में, सभी घटकों में स्वयं को प्रतिबिंबित करता रहता है। वही सब में दृष्टिगोचर होता रहता है। उसी की प्रेरणा से सृष्टि के कण कण में स्पंदित हो रही है। उसी की प्रेरणा से पूरा सृष्टि स्पंदित होता रहता है, संचालित होता रहता है। इसीलिए आप ईशावास्य उपनिषद में भी पढ़े होंगे, ईशावास्य इदं सर्वम अति किंच जगत्याम जगत। यहाँ जो कुछ भी जगत में है, जर्रा जर्रा कण कण सब में वह ईश्वर ही व्याप्त है, वह चेतना ही सक्रिय है। उसी की प्रेरणा से सब कुछ संचालित हो रहा है। उपनिषदकार के शब्दों में यदि देखें तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, महेश, जो कुछ भी है और जो नहीं है वह सब चैतन्य ही है। इसलिए कहा गया है न जड़म क्वचिद, जड़ तो यहाँ कुछ है ही नहीं। मतलब सब जो कुछ भी है वह चेतना ही है। और जो जड़ भी यदि संचालित हो रही है तो उसके मूल में भी क्या है, चेतन तत्व ही विद्यमान होता है। इसी तरह से योग वासिष्ठ में इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जिस प्रकार जल में लहरों की चंचलता, जलते हुए दीपक में प्रकाश की किरणों की स्फुरना, अग्नि में चिंगारियाँ, चंद्रमा में किरणें, वृक्ष में फूल पत्तियों की शोभा होती है, उसी प्रकार सृष्टि के अणु अणु में, कण कण में वही परम चेतना व्याप्त है। यानी कि जैसे हर चीज़, जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, चाहे लहरों की चंचलता, दीपक का प्रकाश फैलाना या अग्नि में चिंगारियाँ, ये सब अस्तित्व जिस प्रकार से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, जैसे अग्नियों से चिंगारियाँ, चंद्रमा में किरणें, वृक्षों से फूल पत्तियाँ, सब उसी में युक्त रहता है, ऐसे ही सृष्टि के अणु अणु में परम चेतना तत्व व्याप्त है, वह उससे अलग नहीं है। विश्व ब्रह्मांड के सभी पदार्थ इसी चेतना से उदय होते हैं और मूल चेतना ब्रह्म मात्र ही है। अस्तित्व जन्य इन सभी वस्तुएं इसी चैतन्यता को प्राप्त करता है, उसी से उत्पन्न होता है। चेतना का क्षेत्र, एक तरीके से इसमें ये जानना था कि चेतना का क्षेत्र क्या है, उसका अस्तित्व कहाँ तक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि चेतना का जो स्रोत है, जो मूल सोर्स है, वो क्या है, स्वयं परमात्मा है। और वो सृष्टि के कण कण में फैला हुआ है, कण कण में व्याप्त है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ चेतना ना हो। ठीक है, आधुनिक विज्ञान भी इस तथाकथित जड़ जगत में चेतना के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है। धीरे धीरे साइंस भी इस ओर गतिशील है। पदार्थ में तीव्र वेग से स्पंदन कर रहे, जो आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्वार्क आदि सूक्ष्म कण सिद्ध करते हैं कि वे सचेतन हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म कण भी जो प्रकृति के मूल सिद्धांत हैं उसके अनुसार गतिशील है और सक्रिय हैं। वो भी अपने आप में भले ही प्रकृति के जड़ गुणों से युक्त होने के बावजूद वो सक्रिय हैं और चेतना से अनुप्रमाणित हैं। ब्रह्म चेतना नहीं अपितु शुद्ध बुद्ध परम चेतना है। मतलब कि वह एब्सोल्यूट है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंश, मिश्रित अंश नहीं है, शुद्ध है, बुद्ध है और परम चेतना है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चैतन्य, यह मूलभूत चेतना है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त विद्यमान समस्त चेतन द्वितीयक है, मतलब वो प्राइमरी है। ब्रह्म सबसे मेन सोर्स है, तो उसके बाद जो कुछ भी है वह सब द्वितीय है, यानी कि उसके बाद उत्पन्न होने वाला यह उससे संबंधित है, उसके पर आधारित है, क्योंकि वह ब्रह्म चेतना पर निर्भर है, ब्रह्म चेतना पर आश्रित है। भौतिक विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद विग्नर के शब्दों में, दृष्टा जो दृष्टा है, दृष्टा चेतना का संदर्भ न लिया जाने पर क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन सही रूप में कर पाना संभव नहीं था। अर्थात क्वांटम फिजिक्स का जो सिद्धांत है, यदि उसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो वो भी यदि इस का संदर्भ ना लिया जाए, चेतना का एक रेफरेंस ना लिया जाए, तो उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाना संभव नहीं है।
बाह्य जगत के गहन अध्ययनों से भी यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि चेतना का सार तत्व ही अंतिम सत्य है। बाह्य के सभी आधारभूत सत्य को परिभाषित करते हुए स्टैनिस्लो ग्रोफ कहते हैं कि चेतना मूल रूप से आदिकालीन है। आदिकालीन मतलब आरंभिक समयों वाला है, जो आदि समय में सबसे प्रथम समय में उत्पन्न होने वाला या जिससे पहले और कुछ नहीं हुआ, उस आदिकालीन से संबंधित है, जिसकी व्याख्या किसी अन्य के आधार पर नहीं की जा सकती। मतलब जिसका अस्तित्व सबसे प्रथम है, उसके आधार पे अन्य चीज़ों की व्याख्या तो की जा सकती है, परंतु किसी अन्य माध्यम से उस चेतना को समझा पाना और समझ पाना कठिन है। उसकी व्याख्या दूसरी चीज़ों के आधार पर नहीं हो सकती। वह स्वयं में एकमेव सत्य है और जो अपने आप में चहु और सब ओर से अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह पूर्ण है, स्वयं में एक है और चहु ओर से सब में अभिव्यक्त हुआ है, हर जगह उसकी सत्ता है। चेतना या ब्रह्म का प्रकाश सृष्टि की समस्त रचनाओं में एवं प्राणियों में प्रतिबिंबित होता है। वह है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे जो सूक्ष्मतम कण हैं, उससे लेकर के ग्रहों, उपग्रहों, पौधों, पशुओं, यहाँ तक कि मनुष्य तक सभी चेतना का न्यूनाधिक अंश एवं अवश्य ही उसमें विद्यमान है। जो भी चीज़ यहाँ पे दिखता है, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, उन सब में चेतना का कुछ न कुछ अंश अवश्य ही विद्यमान है। ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी के अनुसार संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेतना से युक्त ना हो। संसार में जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चेतना से परिपूर्ण है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो चेतना का जो क्षेत्र है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम एवं व्यापक से व्यापकतम है। कुछ भी इसकी इस परिधि से बाहर नहीं है। इस सीमा तक सूक्ष्मता एवं व्यापकता के उपरांत चेतना अपरिभाषित ही है। इसे परिभाषित करने का अर्थ है कि इसे सीमाओं में बांधना, जबकि ये सीमाओं से परे हैं। लेकिन चेतना के उदय या विलय को कौन जानता है? ब्रह्मांड व्यापी चेतना के महासागर में मानवीय अस्तित्व सर्वाधिक विलक्षण एवं महान रहस्यों से परिपूर्ण है। मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त चेतना का अंश स्वयं में वे सभी संभावनाएं बीज रूप में समाहित किए हुए हैं जो स्वयं चेतना के आदि स्रोत अर्थात सृष्टा अर्थात ब्रह्म में है। यानी कि जो ब्रह्म में है वह सभी मानव चेतना में वो सभी संभावनाएं अपने आप में समेटे हुए है। वह सभी सत्ता, वह सभी क्षमताओं को अपने आप में बीज रूप में समेटे हुए है जो ईश्वर में हो सकता है। इस प्रकार से आप सभी आज के इस प्रथम टॉपिक को यहाँ पे समझ पाए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।